अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। पुराने व्यूवर्स जो हैं इस चैनल के उन्हें तो पता है, लेकिन न्यू व्यूवर्स को मैं बताती चलूँ कि हमने CSS एम्पटी यानी जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। ठीक है, टेस्ट 19 नवंबर को है। अभी हमारे पास टाइम है। हमने जो पार्ट कवर कर लिया है उसमें उर्दू का कंप्लीट पोर्शन है, इस्लामियात का कंप्लीट पोर्शन है जो दोनों 20 मार्क्स के हैं, और उसके बाद इंग्लिश का कंप्लीट पोर्शन जो 50 मार्क्स का है वो हमने कर लिया है। अब बाकी जो चीज़ें हमारी रह गई हैं उसमें जनरल एबिलिटी है जो कि 60 मार्क्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और इसके अलावा जनरल नॉलेज है। तो अभी ये वाला जो वीक है नेक्स्ट आपको मिलेंगे जनरल एबिलिटी के लेक्चर। अब जनरल एबिलिटी जिसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं 60 मार्क्स का ये है टोटल। ठीक है, मतलब 60 MCQs इसमें से आते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो इसमें बेसिक अरिथमेटिक है, बेसिक अलजबरा है, बेसिक जियोमेट्री है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल एबिलिटीज़ है, और लास्ट मेंटल एबिलिटीज़ हैं। तो जैसे कि आपको पता नज़र आ रहा है कि ये 5 टोटल टॉपिक्स बन रहे हैं। ठीक है, मेन डोमेन्स बन रही हैं। तो हमने 5 लेक्चर्स में ही इसे डिवाइड किया है। ठीक है, तो आज हम जो पहला पोर्शन है बेसिक अरिथमेटिक का इसको कवर करेंगे। इसी तरह रोज़ आज से नेक्स्ट 5 कंसेक्टिव डेज 5 लेक्चर्स आएंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक में फर्दर जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं। सबसे पहले बोर्ड मैथ्स, उसके बाद पावर्स आती हैं, नंबर थ्योरी इसके अंदर है, सेट थ्योरी भी आ जाती है, फ्रैक्शन, HCF एंड LCM, एवरेज, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक अरिथमेटिक में आती हैं। तो चलें स्टार्ट करती हैं बोर्ड मास से। बोर्ड मास क्या है? ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए एक यूज़ करते हैं बोर्ड मास, एक उसे रिमेंबर करने के लिए बोर्ड मास रूल भी कहा जाता है इसे। तो द मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कैरिड आउट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब ये इस ऑर्डर में होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे B फॉर ब्रैकेट, ठीक है, O फॉर ऑर्डर यहाँ पे वैसे पावर्स का ऑर्डर होता है कि पहले कौन सी पावर आनी है बाद में कौन सी आनी है। उसके बाद जो D4 डिवीजन है हमारे पास, M4 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, A4 हमारे पास एडिशन है एंड S4 हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह हमने याद रखना है, बोर्ड मास माइंड में रखना है और ये हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि हमें दिया हुआ है 2 + 2 × 2, तो हमने क्या किया, 2 + 2 किया 4 × 2 किया 8 आ गया, ऐसे ही है। तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4, और उसके बाद एडिशन आ रहा है तो उसके बाद हमने 4 + 2 करना है, तो हमारे पास 6 आएगा जो कि करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करना है। उसके बाद एक और एग्जांपल हमें यहाँ पे दी गई है, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं कि 2 + 3 × 2 / 2 प्लस ब्रैकेट 5 - 7। अब यहाँ पे हम ऑर्डर को चेक करते हैं कि सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें पहले ब्रैकेट की बात की जा रही है, B4 ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमने सॉल्व भी करना है ब्रैकेट को। हमने 5 - 7 किया तो हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, 5 - 7 = -2। ठीक है, तो हम इसको, अब ब्रैकेट तो ख़त्म होगी, ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे चेक करें, ऑर्डर पावर है, यहाँ पे नहीं है, ऑर्डर वाला काम नहीं है। उसके बाद D है, डिवीजन देखते हैं, डिवीजन है इसमें, बिल्कुल है, 2 / 2 आ रहा है। तो अब हमने क्या सॉल्व करना है, डिवीजन को। तो 2 / 2 जब हमने किया तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 अंदर रखें, 2 से उसे डिवाइड करें तो 2 1s are 2 सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ गया। अब उसके बाद ये हमारे पास 2 + 3 × 1 - 2 आ गया। अब देखिए D की बात क्या है, M यानी मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 × 1 है। ठीक है, तो हमने जब 3 × 1 किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 1s are 3। ठीक है, तो 2 + 3 - 2 आ गया।
अब इसको हम देखते हैं कि m के बाद a है, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होता है। तो एडिशन का कुछ है यहाँ पे? बिल्कुल है, 2+3 है। जब 2+3 किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 2+3 5, -2 साथ, वैसे ही। तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा सब्ट्रैक्शन का? तो 5 - 2 वुड बी 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 3। इस तरह से आपने ये बोर्ड मैथ्स जो है, ये रूल आपने याद रखना है, माइंड में रखना है, इसी सीक्वेंस में हमेशा सॉल्व करना है, और इसमें से आपको एमसीक्यूज लाजमी आएगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चन गिवन होगा और ऑप्शंस होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास पार्ट है वो है पावर्स का। पावर्स क्या होती हैं? बेसिकली कोई भी वैल्यू है, ए है, उसके ऊपर इस तरह से जो साइन शो होता है, ये होता है पावर का, ठीक है, कि उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर देखो 2 की पावर 2 है तो हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कि 2 × 2, ठीक है, 4 आ जाएगा। 2 की पावर अगर हमारे पास 3 होती है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 × 2, ठीक है। इस तरह से पावर को हम सॉल्व करते हैं, ये होती है पावर। अब यहाँ पे कौन से रूल्स हैं, इनको मैं आपको बता देती हूँ कि इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर को क्या करना है? ऐड करना है। रिपीट करती हूँ, जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर a डॉट, यानी डॉट मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है, याद रखिएगा, डॉट एक्स की पावर b, ठीक है। बेस सेम है तो हम क्या कर देंगे कि x की पावर a + b। इसी तरह से x की पावर 2 है और x की पावर 5 है, दरमियान में डॉट है, यानी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर 2 + 5, और 2 + 5 = 7, तो x की पावर 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे रूल की बात करें कि व्हेन देयर इज पावर ऑन अ पावर ऑफ एनी वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के ऊपर दोबारा पावर है, एक पावर के ऊपर पावर है, देन पावर्स ऑफ वेरिएबल आर सिंपली मल्टीप्लाइड। तो पावर को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें, x की पावर a, उस ब्रैकेट के बाद उसकी पावर b है, तो हम सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देंगे कि x की पावर a b। अगर हम नंबर फॉर्म में देखें तो x की पावर 2, उसकी पावर 3 है, तो x की पावर को हम सिंपली मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 2s are 6, तो हमारे पास x की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट रूल है, व्हेन वेरिएबल इज मूव्ड फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और फ्रॉम डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर, साइंस ऑफ पावर आर चेंज्ड। मतलब यह न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट ये होता है, मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। ये देखें, ये जो हो गया डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अगर यहाँ से ऊपर जाएगी वैल्यू, साइन तब भी चेंज होगा, जब ऊपर से नीचे आएगी कोई भी वैल्यू तब भी साइन चेंज होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसे देखते हैं, ये क्या बात कह रहा है कि अगर यहाँ पे हमारे पास है x की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर b, ठीक है। अगर हम y की पावर b को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या आ गया है, y की पावर -b, साइन चेंज हुआ है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस साइन हो तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की पावर a है, इसको जब नीचे लेके गए तो हमारे पास x की पावर -a आ गई, ठीक है। समझ आई इस बात की? फाइन। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे बताएगी ये बात कि x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। अब इसको अगर हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो x की पावर -3 हो जाएगी। कैसे? मतलब ये पावर ऊपर चली जाएगी, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो इसका पहले +3 था तो फिर -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व करना उनको वैसे ही है कि बेस उनकी सेम है, तो हम 4 + -3 मतलब 4 - 3 आ जाएगा। तो 4 - 3 हमारे पास क्या होता है, 1 होते हैं, तो x की पावर 1, x की पावर 1 x ही होगा ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी देखें कि द वैल्यू ऑफ रूट इज़ 1/2। हमेशा जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यानी जहाँ पे भी सिर्फ ये रूट आ जाए तो उसकी पावर होगी 1/2, और जहाँ पे रूट के यहाँ पे इस तरह से 3 आ जाए तो उसकी पावर होगी 1/4, और जहाँ पे रूट की पावर यहाँ पे यह 1/3 ही वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 आ जाए तो हमारे पास रूट की वैल्यू होगी 1/4। तो इसी तरह अगर यहाँ पे n कोई भी नंबर आ जाए तो उसकी पावर भी 1/n होगी। यहाँ पे देखें, √x = x की पावर 1/2, √x
और साथ में 3 है, यानी क्यूबिक रूट भी इसे कहते हैं, तो इसकी पावर x 1/3। उसके बाद x यहाँ पे 4 था तो x की पावर भी 1/4। तो इसी तरह जनरल में अगर x की यहाँ पे n है तो उस साइड पे x की पावर 1/n। ठीक है, पावर्स का कंसेप्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं नंबर थ्योरी को। नंबर थ्योरी, अ नंबर सिस्टम रिलेट्स क्वांटिटीज एंड सिंबल्स। नंबर सिस्टम्स क्या करते हैं, हमारे पास क्वांटिटीज़ और सैम्पल्स को रिलेट करते हैं। रिलेट क्या करना होता है कि आपस में उनका ताल्लुक बनाना। ठीक है, द बेस और रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, जो बेस होती है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ अ डिजिट, उस डिजिट का नंबर क्या है, और बेसिक सैम्पल्स इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम में जो बेसिक सैम्पल्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेसिमल इज़ अ बेस 10 न्यूमरल सिस्टम। डेसिमल क्या होती है, उसकी बेस होती है 10, हमेशा डेसिमल की बेस 10 न्यूमरल सिस्टम होता है और उसकी बेस 10 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट द सिस्टम हैज़ 10 सिंबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के 10 सिंबल्स हैं। ठीक है, सिंबल्स या नंबर्स उन्हें कह सकते हैं। अब वो 10 कौन से हैं, इनको हम डिजिट्स भी कहते हैं। पहली बात ये नोट कर लें, ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं तो इनको नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स। इन सिंबल्स को या इन नंबर्स को डिजिट्स भी कहा जाता है। और जो वो 10 सिंबल्स हैं नंबर थ्योरी में, डेसिमल न्यूमरल सिस्टम में, वो हमारे पास कौन से हैं, 1 2 0, 0 से 9 हम बल्कि कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम एम्प्लॉइंग 10 एज द बेस एंड रिक्वायरिंग 10 डिफरेंट न्यूमरल्स। मतलब ज़्यादातर जो नंबर सिस्टम में जो हमारे पास बेस यूज़ होती है वो 10 होती है, यानी हम 10 न्यूमरल सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आए इस चीज़ की। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, नंबर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, कि रियल नंबर कंप्राइज द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नंबर, मतलब कंप्लीट स्पेक्ट्रम, पूरी जो हदूद है ना नंबर की वो पूरी इसमें आ जाती है। पूरा दायरा कार जो नंबर जितने भी हैं वो सारे जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, दे कैन टेक ऑन एनी फॉर्म, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, एदर दे आर फ्रैक्शंस, एज अ होल नंबर, डेसिमल पॉइंट्स, नो डेसिमल पॉइंट्स, किसी भी तरह से हों। ठीक है, पॉइंट में हो, बटे में हो, फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन बटा उर्दू में कहते हैं। ठीक है, उसमें हो, होल नंबर्स हों, जैसे भी हों, वो सारे हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। तो द फुल रेंज ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड डेसिमल दैट कैन गो ऑन फॉर एवर एंड एवर विदाउट एंड, यानी ये नंबर सिस्टम में अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। मतलब जितने भी डेसिमल्स, जितने भी आप सोच सकते हो, वो सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दे दी, 8x 2 3/5 एक्सेट्रा। और इनको डिनोट कैसे किया जाता है, इनको डिनोट किया जाता है r से। ठीक है, ये रियल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो वो नंबर जो नेचुरली आते हैं, ठीक है, कुदरती तौर पर जो आते हैं। ठीक है, और इनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। ये 1 से फर्दर अनलिमिटेड तक जाते हैं, लेकिन शुरू 1 से होंगे। जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें ज़ीरो नहीं आता। ये चीज़ें कंपैरिजन में आपको याद लाजमी रखनी है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता और इनको रिप्रेजेंट करते हैं n से। होल नंबर की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल नंबर ही होते हैं प्लस ज़ीरो, इसमें ज़ीरो आता है। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होकर अनलिमिटेड तक जाते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं W से। फाइन, उसके बाद इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स इनकॉर्पोरेट ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ होल नंबर। इनके पास सारी क्वालिटीज़ होती हैं होल नंबर की और उनके ऑपोजिट्स की भी, फॉर एडिटिव इन्वर्स ऑफ द होल नंबर्स। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ज़ीरो से इन्फिनिटी तक प्लस में भी, 0 1 2 3, और ज़ीरो से इन्फिनिटी तक माइनस में भी, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और इनको डिनोट किया जाता है Z से या I से। फाइन, इंटीजर को ZI दोनों से डिनोट करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स की बात करें तो सारे वो नंबर जो P/Q फॉर्म में हो, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं। ठीक है, यानी वो प्लस
में भी हो सकते हैं, माइनस भी में भी हो सकते हैं, और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी जिस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 1 है फॉर श्योर, 3 डिवाइडेड बाय 4 है, 0 है, ये सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर्स आर द ऑपोजिट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर जो हैं ये ऑपोजिट हैं बिल्कुल रैशनल नंबर के, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इनकी जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो इरेशनल नंबर की, वो में इसका पॉइंट आगे है फॉर इरेशनल नंबर, नेवर एंड, वो कभी भी एंड नहीं होती, एंड डू नॉट हैव अ रिपीटिंग पैटर्न इन दैम, ठीक है। यानी इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म जो है, जैसे हमने पीछे रैशनल की बात की, तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन जब उन्हें हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद वो किसी न किसी वैल्यू के बाद जाके एंड भी हो जाते हैं, और दूसरा उनमें कोई ना कोई पैटर्न भी बन जाता है। अब जो इरेशनल होते हैं इसमें ना तो वैल्यू एंड होती है पॉइंट के बाद और ना ही कोई पैटर्न बनता है। इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, लाइक पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कभी भी एंड नहीं होती है, और उसके बाद ये √7, √5, 2 + √2, पाई, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं वन डेट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय 2 लिविंग नो रिमाइंडर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए और उनका कोई भी रिमाइंडर ना बचे, जैसे 4, 6, 8, यानी सिंपली जो 2 के टेबल में आते हों वो इवन नंबर्स हैं। उसके बाद ऑड नंबर इज़ द वन डेट डज नॉट डिवाइड इवनली बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, ठीक है, और अगर हम 2 से डिवाइड करें तो उसका कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाए, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 1, 3, 5, 7। उसके बाद प्राइम नंबर इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और खुद पे डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद, जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 एट्सेट्रा आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड इवनली, मतलब जिसको पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके। यहाँ पे इवन और इसमें फ़र्क ये है कि ये शर्त यहाँ पे नहीं है कि 2 पे ही डिवाइड करना है, कोई भी नंबर उस पर किसी भी नंबर से वो उसी तरह डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी होंगे और इसका अपना तो वो फैक्टर होगा ही होगा, जैसे यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10 है, 10 5 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 9 3 पे डिवाइड हो रहा है, 6 2 पे भी है, 3 पे भी है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स की पेयर कहते हैं जोड़े को, नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 और -1, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 या -1 के अलावा ना हो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं को प्राइम्स। और अल्टरनेटिवली देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 और -1 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 या -1 ही हो तो उसे कहते हैं को प्राइम्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, जैसे कि 15 और 28 आर को प्राइम्स, मतलब 15 एंड 28 आर को प्राइम्स। कैसे? बिकॉज द फैक्टर्स ऑफ 15 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो ये 1 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता है, 15 पे होता है। फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि ये किस किस पे डिवाइड होता है। इसके ये बन गए 28 के अगर हम देखें तो 1 होता है, 2, 4, 7, 14, 28। अब इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है? यहाँ पे 28 में भी 1 है, 15 में भी 1 है, इसके अलावा तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आपस में को प्राइम्स हैं, ठीक है। ट्विन प्राइम्स की बात करें तो अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2, जो 2 से जिनमें डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है। और जो शर्त ये भी है कि दोनों प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, जैसे देखें 3, 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और 2 का उनमें डिफरेंस है, 5, 7 दोनों प्राइम नंबर और उनमें 2 का डिफरेंस भी है, 11, 13 दोनों प्राइम नंबर्स और उनमें 2 का
डिफरेंस भी है। और उसके बाद बात करते हैं सेट थ्योरी की या सेट्स की। हमारा नंबर थ्योरी कंप्लीट हो गया। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। सेट बेसिकली कलेक्शन को कहते हैं, किसकी? मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की या सैम्पल्स की। मैथ में ऑफकोर्स जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर एन रिप्रेजेंटेशन और 1 से अप टू सो ऑन। उसके बाद होल नंबर का W से रिप्रेजेंटेशन, 0 से स्टार्ट अप टू सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स को Z या मैंने बताया था I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें माइनस वाली वैल्यूज़ भी होंगी और प्लस वाली वैल्यूज़ भी होंगी। उसके बाद प्राइम नंबर्स, उसमें 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर 1, 3, 5, यहाँ पे भी ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड होंगे। इसी तरह इवन नंबर 0, 2, 4, 6, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। उसके बाद रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q, ठीक है। और जहाँ पे P और Q कोई भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, Z रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इंटीजर्स को, और ये E जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। और ये वाला जो साइन है इसका मतलब होता है एंड, ठीक है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है एम्प्टी सेट, अ सेट विद नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, लाजमी याद रखिएगा। इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, मतलब खाली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स से, या फिर ये फाई का या इन्फिनिटी का जो साइन होता है इससे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, यानी सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये कर्ली ब्रैकेट सिर्फ 1 है, ये सिंगलेटन सेट है। ये 2 है, ये सिंगलेटन सेट है, ठीक है, ये सिंगलेटन सेट हो गए। उसके बाद सबसेट, अ सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, all the elements of set A are present in set B। अगर तमाम एलिमेंट जो सेट A के हैं वो B में भी प्रेजेंट हों तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि सेट जो A है वो B का सबसेट है। सो फॉर एग्जाम्पल A में हमारे पास 1, 2, 3, 4 है और B में 1, 2, 3, 4, 7 है। अब यहाँ पे देखें कि B के 1, 2, 3, 4 और ये B में भी मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि A सबसेट है B का। उसके बाद प्रॉपर सबसेट, इफ B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर इन A बट A कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन B। यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रॉपर सबसेट वो होता है, B को हम तब कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ A जब B के सारे जो है एलिमेंट्स उसमें जो हैं वो A में हों, लेकिन A में कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि B में ना हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, ये भी प्रॉपर सबसेट भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। उसके बाद फिनाइट सेट, फिनाइट सेट जिसमें फिनाइट एलिमेंट्स हों, जैसे सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, ठीक है, 7 ही आएंगे ना, फिनाइट है, उनकी एक कंफर्म हमें लिमिट पता है, ठीक है। इसी तरह डेज ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स आ जाता है, तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इनफिनाइट जिनमें इनफिनाइट एलिमेंट्स हों, जैसे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स तो अनलिमिटेड है ना, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसका कोई भी डिफाइन हमारे पास बाउंड्री नहीं है, तो ये इनफिनाइट है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स, ऐसा सेट जो पूरे जो है एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करें, एंड ऑफ विच ऑल अदर गिवन सेट्स आर सबसेट्स, मतलब जिससे बाकी सारे सबसेट बन रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास इसमें सारे जितने भी डिजिट्स, जितने भी इंटीजर्स वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स है, तो इसमें यूनियन का एक ऑपरेशन होता है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स हमारे पास किस तरह से ली जाती है? अब देखें, एक हमारे पास A है और B है, तो इसमें अगर हम A यूनियन B हमने फाइंड करना है तो हमने A के और B के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि 1, 2, 3, 4, 5 ये यूनियन आ गया। इसी तरह अगर हमने इस वाली वैल्यू को लेना है 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, तो इसका 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन आ जाएगा। इसके बरक्स अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखें कि 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 4, 5 इंटरसेक्शन में हमने कॉमन वैल्यू जो दोनों में है वो लिख देनी है। जैसे कॉमन वैल्यू इनमें है 1 एंड 2। इसी तरह इसकी बात करें 1, 2, 3, 4, 5, इनमें तो कोई कॉमन वैल्यू ही नहीं है, तो हम
जो है वो एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा देंगे कि इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम बी, अगर ए का बी से डिफरेंस लेना है इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी, ठीक है। इज द सेट कंप्राइजिंग ऑफ एलिमेंट डेट आर इंक्लूडेड इन ए, सारे वो एलिमेंट जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हों। जैसे हमने ए हमारे पास इक्वल है 1 to 3 के और बी 1 to 4 5। अब हमने देखना है कि ए में ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, वो हमारे पास ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पे 3 जो है वो बी में नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके दूसरा अगर हम देखें कि 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 3 तीनों ही बी में नहीं है, तो हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। इसके बरक्स अगर हम बी माइनस ए लेते तो हमारे पास 4 5 आंसर आ जाता। तो इससे पता चला कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन इज नोन एज अ रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं होगा। और जो लोएस्ट नंबर है यानी जो q है वो डिनोमिनेटर है और जो अपर नंबर है यानी जो p है वो न्यूमरेटर है। फाइन। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहली है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर यानी जो हमारे पास अपर वैल्यू है वो छोटी हो लोअर वैल्यू से, तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 2/3, 5/6, 10/11, ठीक है, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी जिसमें नीचे वाली वैल्यू छोटी हो और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए कि 3/2, 6/5, 8/7, ठीक है। इसके बाद अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो ये कंपोजिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड होल नंबर, यानी ये मिक्सचर होता है किस किस का, कंपोजिशन किस किस की हो रही है यहाँ पे, फ्रैक्शन की और होल नंबर की, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 1/2, यहाँ पे ये 2 होल नंबर है और 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन है। इसी तरह 3 3/4, 5 6/7 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात करें इज दैट फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर फ्रैक्शंस, मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। जैसे यहाँ पे देखें कि 2/3 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे जो अपर वैल्यू है वो 2/3 की फॉर्म में है, यानी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो 3/7 डिवाइडेड बाय 5/6, यानी अपर वैल्यू 3/7 है, लोअर वैल्यू 5/6 है, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसके बाद अगर बात करें डेसिमल फ्रैक्शन की तो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और इट्स हाईएस्ट पावर, ठीक है, मतलब जिसकी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यानी जो लोअर वैल्यू है वो 10 या उसी का कोई मल्टीपल हो, उसी की कोई हायर पावर हो, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे 7/10, 11/100, 12/1000, ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन हो गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास HCF एंड LCM का है, ठीक है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। इफ अ नंबर x डिवाइड्स अनदर नंबर y एग्जैक्टली, अगर एक नंबर x है वो दूसरे नंबर y को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वी से डेट x इज अ फैक्टर ऑफ y, तो हम कहते हैं कि x जो है वो फैक्टर है y का, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि जो 5 और 10, यानी 10 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम कहेंगे कि 5 फैक्टर है 10 का। और आल्सो y इज़ कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ x, तो इसको y को जो है मल्टीपल भी कहा जाता है x का, ठीक है। तो यहाँ पे ये x है, ये y है, यहाँ पे x जो है वो 10 का फैक्टर है और जो x y है वो x का मल्टीपल है। फाइन। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF की बात करें तो HCF और 2 और मोर देन 2 नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर। ये कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। डेट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली, जो उन सबको एग्जैक्टली सबको डिवाइड कर दे। एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ठीक है।
बाय डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ओनली इज कॉल्ड HCF, यानी कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF कहलाता है। और दूसरी तरफ LCM की बात करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये नाम भी फुल फॉर्म जो है इनकी वो याद रख लीजिएगा। तो द LCM ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज द लीस्ट नंबर, लोएस्ट यानी सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम, जो गिवन नंबर है उन सबसे वो डिविजिबल हो। बाय डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट को LCM कहते हैं। इसके बरक्स HCF सिर्फ कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को कहते हैं। बाय कॉमन फैक्टर वी मीन अ नंबर विच डिवाइड कॉमनली ऑल गिवन वैल्यूज। इफ द नंबर इज अनेबल टू डिवाइड एनी वन ऑफ द गिवन वैल्यूज इट इज टर्म्ड एज अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये होगा कि अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो वो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, और अगर कोई तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा तो वो अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात करें तो वो उनका HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि LCM को कैसे कंप्यूट करते हैं और HCF को कैसे कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LCM की। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सपोज कर लें कि आपने 12, 16 और 30 का LCM फाइंड करना है। 12 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, ये इसके फैक्टर्स बन गए। 16 कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसी तरह 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, इनके फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे देखें कि ये इनके कॉमन फैक्टर, ठीक है, और ये कॉमन फैक्टर है, बाकी जो हैं वो सबको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो 3 दफ़ा हुआ तो हमने इसे 1 दफ़ा लिख लिया। ठीक है, कॉमन था उनमें, 2 आ गया। उसके बाद इन दोनों को हमने जो है वो एक ही कंसिडर कर लिया, 2 आ गया। ठीक है, कॉमन उन दोनों में तो कॉमन है ना। उसके बाद ये 2 वैसे ही आ गए। उसके बाद 3 इन दोनों में है तो इसको 1 टाइम कंसिडर करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 240 हमारा आंसर आता है। फाइन। इसके बाद अगर हमने डिवीजन मेथड से इसी को करना है, 12, 16, 30 कैसे करेंगे। 2 यहाँ पे लिखा हमने, इस तरह से ये लिया डिवीजन मेथड में, इस तरह से आपने है ना, इसका जैसे वो LCM हम कॉमनली लेते भी होते हैं ना, तो इस तरह से आपने लेना है कि 2 को मल्टीप्लाई किया है, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 15 are 30। उसके बाद 2 का दोबारा टेबल लिया, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 15 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 1 are 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आएगा 240। यहाँ पे देखिए कि इसका भी 240 आंसर था, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और ये दूसरा जो डिवीजन मेथड है इससे भी आंसर सेम आया। उसके बाद बात करें कि HCF को कैसे कंप्यूट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें भी हो सकती है, पहला मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास जो इसमें आता है वो डिवीजन मेथड है। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 144, 180 और 108 का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF फाइंड करना है, तो आपने इसी तरह से इसके फैक्टर बनाने, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 3 से, फिर उसको 3 से। ठीक है, 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 48 आता है, या 48 को फिर 3 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 2 3, इसी तरह से ये इनके हमने फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने आपको आना चाहिए, पता चलना चाहिए वो किससे मतलब वो डिवाइड हो रहा है ना, तो उसके वही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या किया कि सिर्फ हमने कॉमन का, यहाँ पे याद आया आपको कि कॉमन का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे एक तो ये कॉमन आ गया, पहला 2 आ गया, एक ये कॉमन आ गया, दूसरा 2 आ गया, एक यहाँ से ये 3 आ गया। ठीक है, और एक यहाँ से 3 आ गया। फाइन, ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला 3 नहीं आएगा। ठीक है, ये बाकी 3 आ गया, तो कॉमन फैक्टर्स आ गए।
2 2 3 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो इसका आंसर आ गया 36। अब अगर हमने इसे डिवीजन मेथड से करना है तो सिंपली हमने क्या किया कि 180 जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आपने डिवाइड करना है उससे छोटी वैल्यू से। 180 को 144 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 144 1 ज़ा 36, तो 36 यहाँ पे आ गया। और इसको अब 36 को 144 पे अगर हम करें तो 36 4 ज़ा 144, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि 108 जो है उसको अब हमने इससे डिवाइड करना है, जो हमारा यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आई है उससे डिवाइड करना है। तो 108 को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब यही इसका आंसर है, तो इसका HCF हमारे पास 36 आ गया। फाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज रेफर्स टू द सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय n, मतलब जितनी भी नंबर्स हैं उनको सम करके डिवाइड किया n से तो वो उनका एवरेज आ गया। इसको मीन एवरेज भी कहते हैं। तो सम्स ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम इन द डाटा विल गिव द मीन एवरेज, मतलब उनका जितना भी सम है उनको सम करके सारे नंबर्स को उनको डिवाइड कर देना है, जितने भी वो डाटा आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो हमारे पास मीन एवरेज आ जाएगा। द मीन एवरेज इज़ यूज्ड, अब किस लिए यूज होता है? क्वाइट रेगुलरली टू डिटर्मिन फाइनल मैथ मार्क्स ओवर अ टर्म और सेमेस्टर, मतलब टर्म्स और सेमेस्टर के जब हमने फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करने होते हैं तो तब तो ये यूज़ होते ही होता है। वैसे भी डेली लाइफ में हम इसे बहुत यूज़ करते हैं। तो एवरेज आर ऑफन यूज्ड इन स्पोर्ट्स में देखें बहुत यूज़ होता है। जैसे बैटिंग एवरेज हमारे पास आ रही होती हैं कि उसका मतलब ये होता है कि हिट्स टू टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एट बैट, कितनी दफ़ा वो उस पर हिट हुआ है। उसके बाद गैस मिलेज में वहाँ पे जो है एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारी कॉमन लाइफ एग्जांपल हैं, जो डेली लाइफ एग्जांपल जो जहाँ पे हम एवरेज को यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें हमने एवरेज फाइंड करना है 3, 5 और 7 का। पहले हमने ऊपर लिया सम 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय, ये कितने हैं 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देना है। 3 + 7 5 + 7 तो हमारे पास क्या आ गया 15। 15 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। सिंपली ये हमारे पास था एवरेज। इसके बाद परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज क्या है? बेसिकली इज़ अ रेशो ऑफ गिवन नंबर विद अ स्टैंडर्ड नंबर 100। 100 के साथ ये बेसिकली रेशो है एक नंबर की। जैसे अगर 25% हमें गिवन है तो इसका मतलब है कि परसेंटेज की जगह हमने लगाना होता है हमेशा 1/100। तो ये वैल्यू हुई 25 × 1/100, जिसको हम 25/100 भी लिख सकते हैं और 25/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज का साइन ये होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें परसेंटेज की तो वो हमारे पास होती है कि किसी भी गिवन नंबर की परसेंटेज फाइंड करना। दूसरी प्रॉब्लम कि एक्चुअल नंबर फाइंड करना जिसकी परसेंटेज आपको गिवन हो। और तीसरी प्रॉब्लम कि व्हाट परसेंटेज उस गिवन नंबर की, नंबर गिवन और उसकी कितनी परसेंटेज जो है हमने फाइंड करनी है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, MCQs आ सकता है, ठीक है। तो हमने जो है इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं? इस फार्मूले से। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आप कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। A% of B is C, ठीक है। A% का मतलब ये होता है कि A डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और जो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद B इज इक्वल टू, इज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। B के बाद इक्वल टू, उसके बाद C है तो C। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है कि A डिवाइडेड बाय 100 या A% मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C। ये वाला हमने पुट करके किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जैसे व्हाट इज़ हमें वो कहेंगे 3% ऑफ 20, ठीक है। तो हमने इसे सिंपली किस तरह से करना है कि फाइंड करने के लिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 15% मल्टीप्लाई बाय 4 या 3% ऑफ 20 हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के इसी फार्मूले में हमने सिंपली इसे पुट करना है, ठीक है। कि उनका 3% गिवन है, 3 हम लगाएंगे, साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3% का मतलब है 1/100, ठीक है, ऐसे ही आ गया। ऑफ B मतलब ऑफ 20 हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू, हमने ये फाइंड करना है, C मतलब फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 100 जो है ये यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, 2 1s
टू 5 तो हमारे पास क्या हुआ 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको फर्दर हम वो रेशो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था परसेंटेज। अब हमारे पास रेशो की बात करें, यहाँ पे हमने रेट प्रॉब्लम्स नहीं करनी, इसके लिए हम सिर्फ रेशो की बात करेंगे। तो द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स का रेशो, मतलब ये क्या होता है कि क्वालिटीज़ का आपस में, क्वांटिटीज़ का सॉरी आपस में कंपैरिजन होता है, मुवाजना करना होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए रेशो बी, ये जो दो डॉट होते हैं, एक ये डॉट एक ये डॉट, ये होता है रेशो का साइन। ठीक है, अब जो ए है यानी जो पहला है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरा है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ए रेशो बी, ये याद रखिएगा कि वो बी रेशो ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 1:2 है तो वो 2:1 के इक्वल नहीं होगा। अब आपने ये याद रखना है कि रेशो को डिवाइड्स के साइन से भी रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे अगर 1:2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 2:1 है तो इसको लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास रेशो हुआ। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इफ़ यू हैव 24 कॉइन्स, हमें वो कह रहे हैं कि आपके पास 24 कॉइन्स हैं, एंड रेशो ऑफ पेनिस टू निकल्स, उनकी हमें पेनिस टू निकल्स रेशो बताई हुई है 2:1 है। हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन डू यू हैव, मतलब कितने आपके पास टोटल कॉइन्स हैं। तो हमने क्या किया, 2:1 मीन 3 पार्ट्स ऑफ 24 कॉइन्स। ठीक है, 2:1 का मतलब ये हुआ कि 24 कॉइन्स का जो है वो 3 हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच पार्ट, हमने हर पार्ट में नंबर ऑफ कॉइन्स देखे, तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पेनीज हमारे पास 2 है, पहली वैल्यू पेनिस टू निकल का मतलब पहली पेनीज की है, दूसरी निकल्स की है। ठीक है, तो पहली जो है 2 हैं तो उसको 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 8 से, तो 16 आ जाएगा। 8 2 16। तो हमने सिंपली क्या किया कि निकल्स की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 1 है, दूसरी 2 निकल्स है ना, मतलब निकल्स वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 कोइंस जो हैं वो पेनीज हैं और जो 8 कोइंस हैं वो निकल्स हैं। फाइन। प्रपोर्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रपोर्शन क्या है, ये इक्वालिटी है बिटवीन 2 रेशोज़, 2 रेशोज़ के दरमियान ये इक्वालिटी है। इसका साइन यहाँ पे आप लोग देखें कि ए रेशो बी, ये दरमियान में जो 2 दफ़ा ये डॉट्स लगे हुए हैं, 2 दफ़ा रेशो का साइन लगा हुआ है, ये है प्रपोर्शन का साइन। उसके बाद है सी रेशो डी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए रेशो बी को हम ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हैं, इसी तरह से जो रेशो का साइन है इसको इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं और सी रेशो डी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, समझ आई इस चीज़ की आपको। जैसे यहाँ पे देखें कि ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसको हम पहले डिवाइड फॉर्म में कर लेते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। अब मल्टीप्लाई फॉर्म में करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए डी। ठीक है, और ये बी सी, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि इफ़ 12:18 proportion x रेशो 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करने का कहा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इस तरह से गिवन है। तो हमने क्या किया, सिंपली क्या करेंगे कि 12 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 24 आ जाएगा और x मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा। अब 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा अरिथमेटिक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। बाकी पोर्शंस जो हैं वो इंशाल्लाह कल से आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि बाकी जो उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश कवर कर चुके हैं उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मेरा फ्री व्हाट्सएप का जो प्रिपरेशन ग्रुप है CSS एम्पटी का, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।